वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपी कांस्टेबल। इसमें 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें से आपको पॉजिटिव, जब आप राइट आंसर करोगे उसके 1 मार्क मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश सेक्शन। सो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ये जो ब्लैंक दी हुई है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आर्टिकल आएगा उसको हमने फिल करना है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना ये आंसर देते हुए, फिर देखना कि राइट आंसर क्या है। सो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। हमें फिल करनी है ब्लैंक को विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। जैसे ये ब्लैंक हमें दी हुई है, डैश डॉग दैट बिट मी रैन अवे। डॉग जिसने मुझे काटा, मतलब बाइट किया मुझे, वो भाग गया। इट रेन अवे। सो अ डॉग एंड डॉग द डॉग। अभी जो डॉग है, ऐसे हम कॉमन किसी डॉग की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर चीज़ें जो होती हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, उनके साथ आर्टिकल लगता है द। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज द डॉग दैट बिट मी रैन अवे। सो नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। हमें करेक्ट फ्रेज चूज करनी है जो भी गिवन ऑप्शन दी हैं उनमें से, और एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। सो फ्रेज क्या है, आई वुड हैव बिन सक्सेसफुल प्रोवाइडेड। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और गेस करो कि कौन सा राइट आंसर होगा। एंड कमेंट सेक्शन में आपने लिखने के टोटल आपने कितने राइट किए हैं और टोटल आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्क्स को काट काट के। सो ऑप्शन है, I get an opportunity, I would get an opportunity. Option C, I had got an opportunity, या more than one of the above. So I would have been successful. मैं सक्सेसफुल हो जाता अगर। ये एक पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में अगर वो चीज़ हो जाती लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है। आई वुड हैव बीन सक्सेसफुल मतलब सक्सेसफुल हो सकता था लेकिन नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें लगेगा आई वुड हैव बिन सक्सेसफुल प्रोवाइडेड आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो आई वुड हैव बिन सक्सेसफुल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब होमोफोन क्या कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ जो है सेम, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होती है बोलने में सेम होती है, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोफोन्स। तो हमें गेस करना है कि इसमें जो ब्लैंक दी हुई है इसमें कौन सा होमोफोन आएगा। सो क्वेश्चन है, दीज पीपल आर आर्टिस्ट डैश स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यहाँ पे लोगों की बात हो रही है कि ये जो लोग हैं ये आर्टिस्ट हैं, उनकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। ऑप्शन ए देयर, ऑप्शन बी देयर, ऑप्शन सी दे आर, या ऑप्शन डी दे आर। गेस करो इसका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है, दीज पीपल आर आर्टिस्ट देयर स्किल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। उनकी जो स्किल्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, देयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। हमें रिलेटेड वर्ड्स सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जैसे पैलेस और किंग में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन स्टेबल और इन चारों में से जो ऑप्शन है उसमें होना चाहिए। इसमें क्या रिलेशन है, जो किंग है वो कहाँ पे रहता है, पैलेस है, मतलब पैलेस में किंग रहता है। तो स्टेबल में कौन रहता होगा, स्टेबल में लॉयन रहता है, नहीं लॉयन तो डेन में रहता है, गुफा में रहता है। हॉर्स रहता है, पिग रहता है, या टाइगर रहता है। सो स्टेबल में इन चारों ऑप्शन में से हॉर्स रहता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें ये टेंस का क्वेश्चन है, हमें करेक्ट अल्टरनेटिव फिल करना है। और क्वेश्चन है, ही डैश बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। अब हमें ये पता है कि सिंस और फॉर लास्ट वाले में लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में लगती हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, या ही हैज़ आ सकता है या ही हैड आ सकता है।
ऑप्शन में क्या दिया है, विंग, इज, हैज़, नन ऑफ द अबव। अब ये बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो वर्क कर रहा है 8 o'clock से अभी तक वो काम कर रहा है। इसका मतलब अभी तक वो काम कर रहा है तो मतलब जो पास्ट में शुरू हुई थी चीज़ और अभी तक चल रही है, तो इसके लिए कौन सा लगेगा, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। अब क्लॉजेज भी हैं आपके सिलेबस में, सो हमें इसमें फिल करनी है एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉजेज नाउन क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है और एडवर्ब क्लास होती है। इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी क्लॉज आएगी। एडजेक्टिव क्लॉज को फिल करना है। द क्रिकेट बैट डैश इज माइन। एडजेक्टिव क्लॉज इनमें से कौन सी होगी जो हमें बताए, एडजेक्टिव नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। विद अ ब्रोकन हैंडल, विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, एंड अ ब्रोकन हैंडल या विद अ ब्रोक हैंडल। विद अ ब्रोक हैंडल तो सामने पता चल रहा है इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा। तो क्रिकेट बैट विद अ ब्रोकन हैंडल, जो क्रिकेट बैट जिसके जो हैंडल है वो ब्रोकन है या जिसका हैंडल ब्रोकन है। तो इसमें हमें जो नाउन, जो क्रिकेट बैट है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है कि विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल। सो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट बैट जिसका हैंडल ब्रोकन है इज माइन। सो एडजेक्टिव क्लॉज वाला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, osteoporosis is related to bones in the same way as vitiligo is related to। जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ना वो बोन से रिलेटेड है, मतलब बोन्स की एक डिजीज़ है। उसी तरीके से जो विटिलिगो होती है वो कौन सी, किस चीज़ से रिलेटेड डिजीज़ है, किडनी से, हार्ट से, ब्रेन से या स्किन से। सो जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की डिजीज़ है, उसी तरीके से विटिलिगो जो है, जो वाइट वाइट निशान हो जाते हैं फेस पे, बॉडी पे, वो जो डिजीज़ है वो स्किन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ द फ्रेज। ये जो फ्रेज है ये ईडियम एंड फ्रेजेस से आया है। सो इस फ्रेज का हमें मीनिंग बताना है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शन ए है एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। ऑप्शन बी एन इनएक्सप्लिकेबल इवेंट, अ डिलेड इवेंट जो लेट हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये मतलब हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो एक अनएक्सपेक्टेड सा, अनप्लीजेंट सा इवेंट हो गया, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ होती है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मतलब हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा इवेंट, ऐसा अनप्लीजेंट इवेंट हो गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अब प्रीपोजिशंस भी आपके सिलेबस में है, तो हमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखना है जो इसमें ब्लैंक में हमने भरना है। द बॉय जम्प्ड डैश द सोफा। अभी आप गेस करो इसका, ऑफ, द बॉय जम्प्ड ऑफ द सोफा, बिलो द सोफा, ऑन द सोफा, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। अब जो बॉय है वो किसी चीज़ के ऊपर जा रहा है, मतलब उसके अंदर नहीं जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है। तो ऊपर के लिए अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, मतलब उसने जंप किया सोफा पे, सो इसका आएगा द बॉय जम्प्ड ऑन द सोफा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि मैंने बताया होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनकी जो साउंड होती है, प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो सेम होती है। सो हमें ये जो नीचे क्वेश्चन है इसमें से होमोफोन सिलेक्ट करना है। द डॉग टुक अ डैश ड्यूरिंग द वॉक। डॉग जो है वो वॉक के दौरान उसने क्या लिया, एंड लिफ्टेड हिज, और उसने अपने किस चीज़ को लिफ्ट किया, टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि वो थक चुका है। पॉज, पोर्स, ऑप्शन बी पोर्स पोर्स या ऑप्शन सी पॉज पॉज, या यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ये डी लिखा होगा यहाँ पे, पॉज और पॉज। द डॉग टुक आ, उस चलते टाइम इंसान क्या करता है, रुकता है। सो द डॉग टुक आ पॉज। पॉज पहला इसमें भी है, इसमें भी है। ड्यूरिंग हिज वॉक, वॉक के दौरान वो रुका, एंड लिफ्टेड हिज, और पोर्स तो कुछ है नहीं है। पॉज जो उसके पाँव के पंजे हो गए डॉग के, उसको बोलते हैं पॉज। तो डॉग लेफ्ट हिज पॉज। सो
ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ही इज नॉट कमिंग दिस डैश बिकॉज ही इज स्टिल फीलिंग। वो इस क्या नहीं आ रहा है क्योंकि उसको क्या फील हो रहा है। ही इज नॉट कमिंग, ऑप्शन ए वीक वीक, ऑप्शन बी वीक वीक, ऑप्शन सी भी वीक वीक ही, और ऑप्शन डी भी वीक वीक, क्योंकि होमोफोन्स हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सेम। सो ही इज नॉट कमिंग दिस, बस इसका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है होमोफोन्स की। सो ही इज नॉट कमिंग दिस, अब ये जो वीक है इसका मतलब होता है सप्ताह, और इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। सो ही इज़ नॉट कमिंग दिस वीक, वो इस सप्ताह इस हफ्ते नहीं आ रहा है क्योंकि वो स्टिल वीक कमज़ोर फील कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो। उसी तरह से जैसे अंटोनिम होते हैं जिनका मीनिंग उल्टा होता है एक दूसरे से, सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। सो यहाँ पे है गिवन वर्ड हमें दिया है लैक्स। लैक्स का मीनिंग आपने बताना है कि ऐसा वर्ड जो मीनिंग लैक्स का है उस वर्ड का भी मीनिंग यही हो। नीडी ज़रूरतमंद, नेग्लिजेंट जो मतलब नेग्लिजेंट है किसी चीज़ों में, मतलब ना ध्यान नहीं देता। केयरफुल है, नन ऑफ द अबव। अब जो लैक्स है आप गेस कर लो, इतनी देर पॉज करना वीडियो को। सो लैक्स का मीनिंग क्या होता है? लैक्स का मीनिंग होता है नेग्लिजेंट, जो इंसान किसी चीज़ों को मतलब नज़रअंदाज करता है, कोई ध्यान नहीं देता किसी चीज़ों पे। सो लैक्स का यहाँ पे जो सिनोनिम आएगा वो आएगा नेग्लिजेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड ऑब्सक्यूर दिया हुआ है इसका हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम होगा। ऑब्सक्यूर, ऑप्शन ए है स्लगिश, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रावेजेंट, या ऑप्शन डी है क्लियर। इन चीज़ों की मैं वन बाय वन मीनिंग बताती हूँ, इतनी देर आप गेस कर लो। स्लगिश का मीनिंग होता है कोई मतलब वेरी स्लो। स्लगिश का मीनिंग वेरी स्लोली कोई इंसान काम कर रहा है, ही इज़ वेरी स्लगिश, ही स्लगिश मतलब वेरी स्लो, बहुत स्लो है। वेग का मतलब कि कोई चीज़ क्या है? अनक्लियर है, मतलब कि कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं है। एक्स्ट्रा वेजेंट होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हैं हम। क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ। अब ऑब्सक्यूर है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सक्यूर का मतलब ही होता है अनक्लियर, और इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एंटोनिम होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा ऑब्सक्यूर का, वो क्या होगा? क्लियर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका भी आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। आप गेस करो। फर्स्ट ऑप्शन है सॉलिटेरी, ऑप्शन डी है प्लेसिड, ऑप्शन सी है ग्रीडी, या ऑप्शन डी है एब्सर्ड। अब ग्रीगेरियस जो होता है इसका मतलब होता है समवन हु इंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर, जिसको लोगों की कंपनी में रहना पसंद है, खुश मिजाज इंसान है। अब फर्स्ट है सॉलिटेरी। सॉलिटेरी हो गया जिस इंसान को अकेले रहना पसंद है, मतलब जो अकेले ही रहना उसको अच्छा लगता है। प्लेसिड का मतलब होता है शांत। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। और जो एब्सर्ड है, एब्सर्ड एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, कोई चीज़ बेतुकी चीज़ है, मतलब इलॉजिकल है, कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज़ का। सो ग्रीगेरियस हो गया जिस पर्सन को दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है, और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? एंटोनियम, अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? सॉलिटेरी, मतलब जिस इंसान को अकेले रहना पसंद है। सो ग्रीगेरियस का एंटोनियम क्या है? सॉलिटेरी। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. जो underlined segment है उसकी जगह पे हम क्या substitute कर सकते हैं जो appropriate होगा इसके लिए? He takes his always dog for a walk in the park. ये जो underlined है ना, इसकी जगह पे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आ सकता है? ये जो अंडरलाइंड है टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर अ वॉक। अब ये तो हमें पता है इनकरेक्ट है, इसकी जगह पे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आ सकता है? हिज डॉग फॉर ए वॉक ऑलवेज टेक्स, ये भी गलत ही लग रहा है। नेक्स्ट, टेक्स हिज डॉग फॉर ऑलवेज अ वॉक,
ये भी गलत है। टेक्स हिज डॉग फॉर एन ऑलवेज वॉक, ये भी गलत है। सो ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक। सो ऑप्शन बी जो है 15 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर ए वॉक। नेक्स्ट है इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने जो अंडरलाइन पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है। अगर उस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए तो नो इम्प्रूवमेंट वाला आपने टिक करना है। इफ़ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट तो नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज आपने इसको इम्प्रूव करना है। आई मीट एन होमलेस पर्सन इन न्यूयॉर्क। सबसे पहले तो देखो ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है। आई मीट एन होमलेस, अब हमें पता है कि एच क्या है, यहाँ पे एच साउंड दे रहा होमलेस। सो यहाँ पे एन नहीं आएगा, इसका मतलब ये सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। अब देखना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। met एन होमलेस, विल मी met अ होमलेस, नो इम्प्रूवमेंट या met अ होमलेस। सो आई मीट एन होमलेस नहीं आएगा। मैं किसी पर्सन, एक होमलेस पर्सन था, उससे मिला न्यूयॉर्क में। ये पास्ट की बात आ रही है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, मेट। एंड नहीं आएगा तो आएगा मेट अ होमलेस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है I congratulated her dash her success dash promoting cleanliness in her school। मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी सक्सेस पे, प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर फॉर हर सक्सेस ऑफ प्रमोटिंग, ये तो गलत लग रहा है। नेक्स्ट है, दोनों में फॉर आएगा नहीं, नन ऑफ द above नो। सो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस इन हर स्कूल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब हमें सिनोनिम इसका देखना है एक्यूटेड का। एक्यूटेड का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। आप गेस करो कि इसका सिनोनिम क्या होगा। सेंटेंस्ड होगा, पनिश्ड होगा, फ्रीड होगा या कन्विक्टेड होगा। अब मैं बताती हूँ। एक्यूटेड का मतलब होता है कि कोई इंसान निर्दोष साबित हो गया है। सेंटेंस्ड का मतलब होता है कि किसी को सज़ा हो गई है। पनिश्ड भी सज़ा देना। फ्रीड मतलब किसी को छोड़ दिया गया है। कन्विक्टेड मतलब कोई इंसान दोषी साबित हो गया है। अब एक्यूटेड का हमें क्या देखना है, नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब हमें सिनोनियम देखना है। एक्यूटेड मतलब कोई इंसान निर्दोष साबित हो गया है तो इसका मतलब वो फ्री हो गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन देखनी है इस ब्लैंक में फिल करने के लिए। द बॉय जम्प्ड डैश द सोफा। जो बॉय है वो जंप करता है ऑफ द सोफा, बिलो द सोफा या ऑन द सोफा। सो इसका जो राइट आंसर है, द बॉय जम्प्ड, सोफा के ऊपर जंप करता है, सो ऑन द सोफा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। हमें जहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है, सेगमेंट ए बी सी, इनमें से देखना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर, दैट इज ऑप्शन डी वाला चूज करना है, नो एरर वाला। सो सेंटेंस है नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वॉज प्लेइंग इन देयर यूनिफॉर्म। सो इस तरह के जो होते हैं नीदर नॉर ईदर और, ऐसे सेंटेंस में जो क्लोजेस्ट वाला होता है उसका हमें यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब। सो यहाँ पे आया नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वॉज, इसमें जो क्लोजेस्ट है वो क्या है, आप पहले देख लो कि कौन सा राइट होगा। सो नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वॉज प्लेइंग इन देयर, मतलब ये तो दूर वाला सेंटेंस है, दूर वाला है ना ये वाला, ये नहीं यूज करेंगे हम। क्लोजेस्ट वाले के साथ जो वर्ब आएगा उसको यूज करेंगे। नॉर द कोच वॉज प्लेइंग इन, कोच की बात, कोच वाले का यूज करना है हमने तो इन हीज प्रॉपर यूनिफॉर्म। सो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उसी तरीके से हमें देखना है कौन से सेगमेंट में एरर है, नो एरर को चूज करना है, ऑप्शन डी अगर कोई भी एरर नहीं है। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज बुक्स फॉर आर ओन यूज़। ईच वन ऑफ अस जो है परचेज करने जाते हैं बुक्स फॉर आर ओन यूज़। सो इसका जो राइट आंसर होगा ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज बुक्स। ईच वन ऑफ अस मतलब हम हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, ना कि इन सभी को। ईच वन ऑफ अस मतलब हर एक 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 की बात कर रहे हैं हम। सो इसमें क्या आएगा, फॉर आर ओन यूज़ नहीं होगा, फॉर हिज ओन यूज़। सो ऑप्शन सी इसमें भी क्या राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब एक ईडियम दी हुई है, आपको इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है। एट वंस एल्बो, ऑप्शन ए नेक्स्ट टू समवन, ऑप्शन बी फार अवे, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग ग्रिप या ऑप्शन बी डी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो आप गेस करो। एट वंस एल्बो मतलब किसी के करीब। सो इसका राइट जो आंसर है, फार अवे तो हो गया ना दूर, एट वंस एल्बो मतलब नेक्स्ट टू समवन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट टू समवन। क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब ये जो ईडियम है इसका हमें करेक्ट मीनिंग देखना है। इन व्हील एंड वो, ऑप्शन ए इन सैड एंड ग्लूमी डेज, सैड दुखी और ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी दुखी होता है। इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स मतलब दोनों का सेम ही मीनिंग है। ऑप्शन सी इन प्रॉस्पेरिटी मतलब हैप्पीनेस के टाइम एंड एडवर्सिटी कठिनाई के टाइम। इन डिसअपियर निराशा और फेलियर के टाइम। इन व्हील एंड वो का मतलब होता है, आप गेस करो और मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर। इन व्हील एंड वो का मतलब होता है इन प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस में भी एंड एडवर्सिटी कठिनाई में भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंचुएशन फॉर द सेंटेंस। हमें करेक्ट पंचुएशन देखनी है कि इस सेंटेंस में क्या पंचुएशन मार्क आएगा। आर यू रेडी रिया, सेड राम, राम कहता है रिया से आर यू रेडी रिया। यहाँ पे बताना आपने क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, कॉमा आएगा, पीरियड आएगा या सेमी कॉलन आएगा। आर यू रेडी रिया, अब जो सैम है वो रिया से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम रेडी हो रिया। सो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कोटेशन मार्क्स। हमें सेंटेंस फाइंड आउट करना है जिसमें करेक्ट कोटेशन मार्क्स है। ये भी पंचुएशन का क्वेश्चन है। सो फर्स्ट है शी सेड, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स आई कांट कम होम टुडे। शी सेड आई कांट कम होम टुडे, लेकिन यहाँ पे ये कॉमा नहीं है, सो ये तो इनकरेक्ट है। शी सेड यहाँ पे भी कॉमा नहीं है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। शी सेड यहाँ पे क्या आना था, इन्वर्टेड कॉमर्स आने थे, तो यहाँ पे नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर कौन सा है, शी सेड आई कांट कम टुडे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसको क्रेडिट किया जाता है कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सी आर दास या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कहा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको एस्टेब्लिश किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के क्या हैं, पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड है द रॉयल एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। जो रॉयल एक्ट है उसको कौन से ईयर में पास किया गया, 1917, 1919, 1921 या 1923। सो रॉयल एक्ट को पास किया गया है इन द ईयर 1919। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के
रेफरेंस में हमें ये जो इवेंट्स है इनको क्रोनोलॉजी में, जो पहले हुआ है उसको पहले, फिर उसके बाद जो हुआ है, फिर उसके बाद जो हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए ये इवेंट हुए कब कब हैं। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, चलो आप अपने हिसाब से कर लो, इसको पॉज करके मैं बताती हूँ इतनी देर। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905 में। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, और सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। सो क्या ऑर्डर आएगा, 1905, 1907, देन 1916। मतलब सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, सूरत स्प्लिट 1907, और लखनऊ पैक्ट 1916। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिशर जो थे उन्होंने पहला फोर्ट जो एस्टेब्लिश किया था इंडिया में, कंस्ट्रक्ट किया था, वो कौन सा था। ऑप्शन ए फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन सी फोर्ट सेंट डेविड, या ऑप्शन डी फोर्ट सेंट एंजेलो। सो जो फर्स्ट फोर्ट ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्ट किया था इंडिया में उसका नाम है फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखा है। तुलसीदास ने, कृतिभास ओझा ने, हरिदास ने, या संध्याकर नंदी ने। सो रामचरितमानस, ये पहले भी जीकेएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है। सो रामचरितमानस लिखा है ऑप्शन ए, दैट इज तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, डैश इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है। नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है इनके बर्थडे पे, दैट इज 29 अगस्त को। तो ऑटोबायोग्राफी जो है मेजर ध्यानचंद की, उसका क्या नाम है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, गोल, या स्टेट फ्रॉम द हार्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया की कैपिटल कौन सी है। मैक्सिको सिटी, जैग्रेब, एम्स्टर्डम, या डुब्रोवनिक। सो जो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है उसकी कैपिटल है जैग्रेब। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन 2006 में जो नॉमेनक्लेचर था वॉज चेंज फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन। यूनाइटेड नेशन कमीशन में जो नॉमेनक्लेचर था ऑन ह्यूमन राइट्स उसको चेंज कर दिया गया, और उसको रीनेम किया गया। उसका नाम क्या डाला गया 2006 में। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल, ह्यूमन राइट्स कमीशन, या ह्यूमैनिटेरियन कमीशन। सो इसका नाम जो डाला गया दैट इज़ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मिलेट क्रॉप्स। मिलेट क्रॉप्स होती है जो स्मॉल ग्रासेस टाइप क्रॉप्स होती हैं, दैट आर मिलेट क्रॉप्स। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो मिलेट क्रॉप्स का है। बाजरा, मेज, कोडो, सोरगम, रागी, बाजरा, कोडो, मूंग, या कोडो, बाजरा, मेज, कंगनी, या सोरगम, कोडो, कंगनी, रागी। तो इनमें से जो मिलेट क्रॉप्स हैं वो हैं ऑप्शन डी वाली। सो सोरगम, कोडो, कंगनी एंड रागी, दीज आर मिलेट क्रॉप्स। The correct group of millet crops is sorghum, कोडो, कंकनी एंड रागी। मिलेट्स स्मॉल सीडेड ग्रासेस होती हैं जिनको एज ग्रेन क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं ड्राई एरिड रीजन्स में। सोरगम को जवार भी कहते हैं, कोडो को कोडो मिलेट कहते हैं, कंगनी को फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, रॉगी को फिंगर मिलेट कहते हैं। ये भी आ सकता है कि विच इज कॉल्ड फिंगर मिलेट, दैट इज रागी। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लास्ट वन टू बिकम अ मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। जो साउथ एशियन एसोसिएशन है फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन उसका जो मेंबर था, लास्ट मेंबर, वो कौन सा था। मॉरिशियस, श्रीलंका, नेपाल, या अफगानिस्तान। अब इनमें से हमें पता होना चाहिए कि मेंबर कौन कौन से थे। सो इसके लिए ट्रिक है एमबीबीएस पेन,
सो मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इन सभी में से जिसने लास्ट ज्वाइन किया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन को, वो है अफगानिस्तान इन 2007 आई थिंक। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है और सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन बिलो इज नॉट द मेंबर इन सार्क। इनमें से कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है। सो कौन कौन से मेंबर हैं, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, ऑप्शन सी दैट इज ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। इनमें से कौन थे जो चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ पे, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज पे। वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको सरदार पटेल भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे। सो एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे श्री वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको सरदार पटेल भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ। पूर्वांचल मतलब जो पूर्व के ईस्ट साइड पे जो हिमालयाज हैं उनको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयस। पूर्वांचल हिमालयाज में इनमें से कौन सी जो रेंज है वो नहीं आती है। ऑप्शन ए नागा हिल्स। नागा हिल्स तो कहाँ पे है, नागालैंड पे है। मणिपुर हिल्स मणिपुर में है। मिजो हिल्स मिजोरम में है। सो इनमें से जो नहीं आता है पूर्वांचल हिमालयस में वो है पीर पंजाल रेंज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वुलर लेक द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। जो वुलर लेक है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, उसका सोर्स कहाँ कौन सा है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम या मोर देन वन ऑफ द वो। सो वुलर लेक का जो सोर्स है वो कौन सी रिवर है, रिवर झेलम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लोनार लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। लोनार लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है इंडिया की, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में। सो जो लोनार लेक है इट इज इन महाराष्ट्र। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। एशियन भी है आपके सिलेबस में, तो एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सदर्न ईस्ट एशियन नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आपने कमेंट में लिखना है एशियन कब एस्टेब्लिश हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबर कंट्रीज भी लिख देना। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन। हेडक्वार्टर तो यहाँ पे ही आ गया है, सो हेडक्वार्टर रहने देना और लिख देना। सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन, बाली में, जकार्ता में, मैनिला में या फिर सिंगापुर में। सो एशियन के हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। सो जकार्ता में हेडक्वार्टर है एशियन का। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट इज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बता देती हूँ ये किसने कहा था, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। और किस कौन से आर्टिकल को कहा था ये आपने बताना है, राइट टू इक्वेलिटी को, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। सो बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फंडामेंटल राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू। जो आर्टिकल 21A है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें कौन सा राइट प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी, इक्वेलिटी, एजुकेशन या वर्क। तो 21A जो राइट है आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है राइट टू एजुकेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सी माउंटेन रेंज है जो जम्मू कश्मीर में है? नागा हिल्स, पीर पंजाल रेंज, मणिपुर हिल्स या मिजो हिल्स? नागा हिल्स हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इन नागालैंड। मणिपुर हिल्स इज इन मणिपुर। सो मिजो हिल्स इज इन मिजोरम। सो पीर पंजाल रेंज इज इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द सिविलियन अवार्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। जो सिविलियन अवार्ड हैं उनको असेंडिंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। सो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, भारत रत्न। ऑप्शन बी भारत रत्न। भारत रत्न तो हमें पता है सबसे बड़ा है, सो ये तो लास्ट में ही आएगा। फिर पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सबसे पहले आता है पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण एंड देन भारत रत्न। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड, जो स्टैंडर्डाइज करते हैं फूड को बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। जो फूड को स्टैंडर्डाइज करते हैं बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, उनको क्या कहते हैं? कोडेक्स एलिमेंटरीज, पीएफए स्टैंडर्ड्स हैं, एगमार्क स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसको कहते हैं द एगमार्क स्टैंडर्ड्स। So option C is the right answer. Next है in which year does the Indian Olympic Association intend to host the Olympics in India as per the recently submitted letter of intent? इंडिया ने जो लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट किया है, कौन सी ईयर में इंडिया ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहता है, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट के अकॉर्डिंग? 2028 में, 2036 में, 2040 में या 2052 में? तो इसका जो राइट आंसर है, लेटर ऑफ इंटेंट के अकॉर्डिंग इंडिया कब होस्ट करना चाहता है? 2036 में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच। लेक और लोकेशन बताइए, आपने बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। 1 2 3 4 में से जो इनकरेक्ट मैच होगा वो आपको लिखना है। भीमताल लेक उत्तराखंड में है, पुलिकट लेक तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर में है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में है। अब जो भीमताल लेक है ना वो उत्तराखंड में है। पुलिकट लेक इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, सो ये भी करेक्ट ही है। लोकटक लेक इज इन मणिपुर, यस, बट रूपकुंड लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। रूपकुंड लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। हाउ इज फर्स्ट है, हाउ इज सैफरन अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। जो सैफरन एक कैश क्रॉप है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बेचने के लिए, सो इट इज़ कश्मीरी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कापूस, कापूस, टेल, ताल, कोंग, कोंग, या धान, धान, धान तो चावल को कहते हैं। सो सैफरन को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑप्शन सी कोंग, कोंग। नेक्स्ट है महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन। महाराजा हरी सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो कब साइन किया था? अक्टूबर 26, जिसमें मतलब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मिला दिया गया था। सो अक्टूबर 26 1947 में, अक्टूबर 30 1947 में, अक्टूबर 18 1947 में, या 15 अगस्त 1947 में। सो महाराजा हरी सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था वो साइन किया था ऑन अक्टूबर 26 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस लोहार देवता टेम्पल, जो लोहार देवता टेम्पल है, इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लोहार देवता टेम्पल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है लोहार देवता टेम्पल? राजौरी में, पुंछ में, जम्मू में, या उधमपुर में? सो लोहार देवता टेम्पल एज अ लोहारा डायनेस्टी बिलोंग्ड टू पुंछ। सो लोहार देवता टेम्पल कहाँ का है, कहाँ पे है? पुंछ में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच लेक ऑफ कश्मीर इज आमंड शेप्ड लेक। कश्मीर की कौन सी लेक है आमंड शेप मतलब बादाम की शेप की लेक है। मारसर, गंगाबल, तारसर या होकरसर। गेस करो इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है तारसर लेक। तारसर लेक ऑफ कश्मीर इज आमंड शेप्ड लेक। नेक्स्ट है द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन। जो इंडस वाटर ट्रीटी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था। और ये कब साइन हुई थी, 1960 में। ट्रीटी को साइन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। उनका नाम बताना है कि हमारे प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, उनके और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट क्या नाम था उनका, जिनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। कब साइन हुई थी, 1960 में। और किसने ब्रोकर किया था इस ट्रीटी को, वर्ल्ड बैंक ने। सो फारूक लेघारी, फजल इलाही चौधरी, मोहम्मद अयूब खान या इस्कंदर मिर्ज़ा। सो इस ट्रीटी को पाकिस्तान के उस टाइम प्रेसिडेंट थे मिस्टर मोहम्मद अयूब खान। सो इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड मोहम्मद अयूब खान जी। सो नेक्स्ट है रामबन डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रामबन डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट की गई है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रामबन डिस्ट्रिक्ट निकली है, डोडा से, किश्तवाड़ से, उधमपुर से या श्रीनगर से। सो रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो निकली है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। जो जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी है आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस को, उसको किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है। 1947 में, 1950 में, 1958 में, 1999 में। सो जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1958। इसको देख लेना एक बार, लेकिन 1958 में। नेक्स्ट है गोरीमार्ग वॉज रीनेम्ड एज गुलमर्ग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। सो गोरीमार्ग पहले नाम था गुलमर्ग का। गोरीमार्ग को किसने रीनेम करके इसका नाम डाला था गुलमर्ग। जहांगीर ने, दारा शिकोह ने, यूसुफ शाह चक ने या मीर कासिम ने। तो गोरीमार्ग को रीनेम किया था गुलमर्ग को, गुलमर्ग रीनेम किया था इसको यूसुफ शाह चक ने, जो कि चक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच लेक ऑफ कश्मीर कम्स ऑन द वे ऑफ फेमस श्राइन ऑफ अमरनाथ। जो फेमस श्राइन है अमरनाथ, उसके रास्ते में कौन सी फेमस लेक आती है। गंगाबल लेक, शीशनाग लेक, वुलर लेक या डल लेक। अब हमें यहाँ से पता है कि वुलर लेक भी नहीं आती, डल लेक भी नहीं आती और गंगाबल लेक भी नहीं आती। तो जो शेषनाग लेक है इट कम्स इन द वे ऑफ श्राइन ऑफ अमरनाथ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसकी रेन के टाइम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेल्ड किया गया था। अशोका, कनिष्क, दामोदर या मिहिर कुला। सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। और कहाँ हेल्ड हुई थी, एट कुंडलवन कश्मीर में। सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का की रेन के टाइम हेल्ड हुई थी। और कहाँ हेल्ड हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 3 सेक्शंस। आगे जो पार्ट 2 में डालूंगी उसमें मैं न्यूमेरिकल, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस डालूंगी। आपने ओवरऑल बताना है कि आपकी ये जो अभी सेक्शंस हुए हैं 60 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जब नेक्स्ट पार्ट डालूंगी इसके बाद, उसमें से आपने बताना है कि फिर ओवरऑल बताने की ओवरऑल आपके इस जो मॉक टेस्ट है इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।